अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रणभूमि का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां बाजी कुछ पल पहले बिजनौर के हाथ में थी, अब वही राजौर के हाथ में नजर आ रही थी। सिद्धांत ने जब आसमान की तरफ देखा तो पाया कि कुछ काले साए एक एक करके बिजनौर के सैनिकों के पास आ रहे थे। सिद्धांत उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से उसके सामने भी एक काला साया आ गया। सिद्धांत ने देखा कि कैसे उस काले साए के चेहरे पर सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें और मुंह नजर आ रहा था। अगले ही पल उस काले साए ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी ने सिद्धांत को चारों तरफ से घेर लिया। सिद्धांत ने देखा कि कैसे बाकी सैनिक भी इसी तरह से रोशनियों से घिर गए थे। उससे अपने आजू बाजू कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सामने खड़ा राजौर का सेनापति सिद्धांत की तरफ एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। वो अपनी धीमी आवाज में बोला, अब आएगा ना मजा। तुमने भले ही हमारा एक साथी छीन लिया हो, मगर हम तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने देंगे। जैसे ही सिद्धांत ने अपनी आंखें खोली तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वैसे वैसे सिद्धांत को अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक से उसे एक बात का एहसास हुआ, शायद वो काले साए मिलकर उन सभी की ताकत को खींच रहे थे। जैसे जैसे वो उनकी ताकत खींच रहे थे, उनका चेहरा बनता जा रहा था। अब उनके चेहरे पर आंख और मुंह के अलावा नाक और बाल भी नजर आने लगे थे। सिद्धांत समझ गया था कि वो काले साए इंसानों से ताकत लेकर इंसानी रूप धारण करने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपने आजू बाजू देखा तो पाया कि कुछ सैनिक ऑलरेडी नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर चुके थे। जिन शक्तियों ने उन्हें घेरा हुआ था, वो मैदान के बीचों बीच जाकर एकत्रित हो रही थी और एक बड़े काले साए का रूप ले रही थी। सिद्धांत जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना था, नहीं तो वो भी अपने बाकी साथियों की तरह बेहोश हो जाएगा और शायद कभी वापस जागे ही ना। उसने हाथ में ली हुई अपनी तलवार हवा में घुमाना शुरू की, मगर उस शक्ति ने सिद्धांत की तलवार भी अपनी तरफ खींच ली और उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। धीरे धीरे सिद्धांत की शक्ति कम होती जा रही थी। उसने अपना आखिरी रामबाण इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और वेदिका के बारे में सोचा। ये तरकीब हमेशा की तरह काम आ गई। सिद्धांत को अपने शरीर में एक तीव्र ऊर्जा महसूस होने लगी, मगर इतनी ताकत काफी नहीं थी। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शक्ति को अपने आप से दूर करने की कोशिश की। दम लगाते हुए उसके मुंह से एक जोर की चीख निकलने लगी, मगर सिद्धांत की ताकत का उस शक्ति पर कोई भी असर नजर नहीं आ रहा था। सिद्धांत ने रुककर एक गहरी सांस ली। पहले ही उसकी शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो रही थी, इसलिए वो ऐसे काम में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करने वाला था जिससे कोई रिजल्ट ही ना मिले। इसलिए उसने एक पल रुककर सोचना शुरू किया। उसने उस शक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा ताकि वो उसकी कमजोरी परख सके, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आया। उसके पास अदृश्य होने की शक्ति भी थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोमबत्ती और माचिस पाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अगर वो शक्ति के सामने अदृश्य हो जाता है तो वो शक्ति उसे देख नहीं पाएगी और उसकी ताकत नहीं ले पाएगी। इसलिए उसने समय नहीं कमाया और अगले ही पल माचिस की तीली बाहर निकालते हुए मोमबत्ती जला ली। सिद्धांत अदृश्य होना शुरू हुआ ही था, मगर जैसे ही उस मोमबत्ती का उजाला उस काले साए पर पड़ा, वो अजीब सी आवाज में चीखने लगा और सिद्धांत से दूर चला गया। ये देखते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गई। अचानक से उसे समझ आया कि ऐसा क्यों था। वो शक्ति सिद्धांत से दूर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसके पास अदृश्य होने की ताकत थी, बल्कि इसलिए गई थी क्योंकि सिद्धांत उसके पास आग लेकर आया था। शायद आग का उजाला उस काले साए की कमजोरी था। जैसे ही सिद्धांत को यह बात मालूम चली, उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उस पर अपनी शर्ट फाड़कर बांध दी। अगले ही पल माचिस की एक तीली लेकर उसने अपनी शर्ट को जला दिया और अपने बाकी साथियों के पास दौड़कर जाने लगा। जैसे जैसे वो उन काले सायों को आग दिखा रहा था, वैसे वैसे वो काले साए उसके साथियों से दूर भाग रहे थे। कुछ ही देर में आसमान में छाया हुआ अंधेरा
उजाले में बदल गया। मैदान में मौजूद सारे काले साए वहां से जा चुके थे। सिद्धांत ने एक चैन की सांस ली। उसने जब रणभूमि के आजू बाजू देखा तो पाया कि उसके कुछ साथी अपनी जान खो चुके थे। यह देखकर सिद्धांत बहुत दुखी हुआ, लेकिन जंग अभी बाकी थी। जैसे ही राजौर के सेनापति ने देखा कि उसकी तरकीब फेल हो गई थी, उसने तुरंत अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया। सिद्धांत इस बार पूरी तरह से तैयार था। उसने दुश्मन के सैनिकों से लड़ना शुरू किया, मगर राजौर की सेना संख्या में ज्यादा थी, इसलिए कुछ ही देर में बिजनौर के न जाने कितने सिपाही घायल होकर जमीन पर पड़े हुए थे। सिद्धांत ने उन्हें उठाकर उनके अंदर के जोश को जगाने की कोशिश की, मगर वो सभी बुरी तरह से घायल हो गए। वो चाहकर भी अब और लड़ नहीं सकते थे। सिद्धांत एक एक करके दुश्मन के सिपाहियों को मार रहा था। तभी अचानक से उसके सामने राजौर का सेनापति आ गया। वो गुस्से से सिद्धांत की तरफ देख रहा था और चिल्लाते हुए बोला, आज तुम्हारे कारण ये बिजनौर की सेना इतनी देर इस मैदान में टिक पाई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। इतना कहकर वो तुरंत सिद्धांत की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ने लगा। वो अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, जबकि सिद्धांत जमीन पर खड़ा था। राजौर के सेनापति ने घोड़े पर बैठे हुए सिद्धांत पर अपने भाले से वार किया। सिद्धांत उस वार की क्षमता को पहचान नहीं पाया और हवा में उड़ता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। उसके कंधे पर चोट आई थी, मगर वो दोबारा से खड़ा हो गया। उसने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, रणभूमि में छल और कपट से युद्ध नहीं जीता जाता है। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ, अपने दो पैरों पर खड़े हो जाओ। वो सेनापति सिद्धांत की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अचानक से उसका चेहरा लाल हो गया और वो नीचे जमीन पर आकर सिद्धांत के सामने खड़ा हो गया। उसने हवा में अपना भाला घुमाया। उस भाले की नोक से एक चमक निकल रही थी। अगले ही पल वो चमक सिद्धांत की तरफ आई और उसके सीने से टकरा गई। सिद्धांत अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाकी सैनिक उसे घायल देखकर रुक गए। सिद्धांत की सांसें तेज चल रही थी। वो इस युद्ध को हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और अपने बाजू में एक तलवार को जमीन पर पाया। उसने तुरंत वो तलवार उठाई और राजौर के सेनापति पर वार करने लगा। उस सेनापति ने सिद्धांत का वार रोकने की कोशिश की, मगर सिद्धांत के अटैक के पीछे इतनी ताकत थी कि वो उसे रोक नहीं पाया और हवा में उड़ते हुए पीछे अपने साथी से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गया। उसके होठ से खून आने लगा था। वो खून साफ करते हुए खड़ा हुआ। सिद्धांत ने देखा कि कैसे राजौर के कुछ सैनिकों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। सिद्धांत ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और पलक झपकते ही 5 सैनिकों को ढेर कर दिया। जब वो उन सैनिकों से भिड़ने में व्यस्त था, तब पीछे से राजौर के सेनापति ने सिद्धांत पर वार किया। उसका भाला जाकर सिद्धांत के पैर में लग गया। सिद्धांत के मुंह से तेज आवाज निकली और वो जमीन पर नीचे गिर गया। वो सेनापति सिद्धांत के पास आया और बड़ी ही बेरहमी से अपना भाला उसके पैर से निकालते हुए बोला, देखा, तुमने गलत राज्य का साथ देने का फैसला ले लिया था। अगर तुम हमारा साथ देते तो आज तुम्हारा ये हश्र नहीं होता। उसने कहा और सिद्धांत के सीने पर अपना भाला घोंपने ही वाला था, मगर तभी अचानक से बिजनौर के कुछ सैनिकों ने उस सेनापति पर पीछे से अपना धावा बोल दिया। उसके हाथ से भाला नीचे गिर गया। बाकी बचे सैनिकों ने सिद्धांत को उसके पैरों पर खड़ा किया और रणभूमि से भागना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हम इस तरह से नहीं भाग सकते हैं। हम यहाँ जीतने आए थे, ना कि दुम दबाकर भागने। मगर तब एक सैनिक सिद्धांत का जवाब देते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी हमारे पास जीतने का कोई भी अवसर नहीं है। हमें और भी ताकतवर बनकर इनका सामना करना होगा, इसलिए अभी भागना ही हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय है। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर अपने उन साथियों को देखा जो अभी भी सेनापति को मार रहे थे, मगर उनको चारों तरफ से राजौर के सैनिकों ने घेर लिया था। सिद्धांत के मन में उन सभी के लिए चिंता उठ रही थी, मगर उसके साथ भाग रहे सिपाहियों ने कहा,
आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आप उन्हें भूल जाइए। यह सुनकर सिद्धांत का मन बहुत ही दुखी हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। भागते भागते कुछ देर में वो लोग बिजनौर पहुंच गए। नगर पहुंचते ही सारे नगरवासी उनका इंतजार कर रहे थे। वो उनकी जीत का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सभी की हालत देखी, सारे नगरवासियों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों की मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया। सिद्धांत के दिल में अभी भी पीछे छोड़े हुए सिपाहियों के लिए बहुत गिल्ट था। वो जाकर उन्हें बचाना चाहता था, मगर वो खुद भी इतना घायल था कि अकेले एक सेना का सामना नहीं कर सकता था। एक नगरवासी उसके घाव पर पट्टी बांध ही रहा था कि तभी वहां पर राजा चंद्रभान आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने सिद्धांत की गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है और वो है मेरे नगर को विजयी बनाना, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए हो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूं। अगर तुमने अगले 10 दिनों में हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें उठाकर कारागृह में डाल दूंगा। इतना कहकर वो जिस तरह से तूफान की तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। सिद्धांत का चेहरा दुख के कारण लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे बिजनौर की जीत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ शीतलपुर के राजमहल में वंदिता अपने पिता के कमरे के बाहर आस लगाए खड़ी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे कुछ भी खुशखबरी नहीं मिलने वाली है। हर्षवर्धन भी उसके बाजू में खड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद राजा भीमसेन दोबारा से बेहोशी की हालत में चले गए। कमरे से बाहर निकलते ही वंदिता ने हर्षवर्धन से एक बार फिर से पूछा था कि वो चाकू लेकर उसके पिता के कमरे में क्या कर रहा था, मगर हर्षवर्धन का जवाब नहीं बदला था। उसने तब भी वंदिता को यही बताया था कि वो भीमसेन के कमरे में सिर्फ उन्हें दवाइयां देने गया था। वंदिता के पास कोई सबूत नहीं था कि हर्षवर्धन झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी थी। अपने पिता के कमरे के बाहर खड़े खड़े अचानक से वंदिता के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय साफ नजर आने लगा। वो हर्षवर्धन की तरफ मुड़ी और बोली, मैं अपने पिता की मेहनत को इस तरह से बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं। मेरे राज अभिषेक की तैयारी की जाए। जैसे ही ये बात हर्षवर्धन ने सुनी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जिस चीज को रोकना चाहता था वो चीज उसके सामने आ पहुंची थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत सच में अपनी बाकी की जिंदगी बिजनौर के कारागृह में बिताने वाला था? क्या राजकुमारी वंदिता राजगद्दी पर बैठने में कामयाब हो जाएंगी? क्या आर्यन राजकुमारी वंदिता को हर्षवर्धन से बचाने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।